हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। बेसिकली फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और मोर देन टू चार्जेस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस रहेंगे तो वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का बेसिक रीजन है हमारे पास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे चीज फील्ड की वजह से ही होते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। सेम चार्ज आपस में रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, इसका मेन कारण हमें पता पड़ेगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, फिलहाल दोनों के बीच में जो फोर्स लगते हैं, जैसे अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। ट्वेल्थ के फिजिक्स को कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए हमें सिर्फ ज्यादातर हमें फोकस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स ही हमें करंट भी बनाता है। चार्ज, फील्ड, डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारे चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है इसी वजह से। ठीक है, तो इनके बहुत ही बेसिक लॉ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कूलम्ब्स लॉ। तो मैं दो चार्जेस लेता हूँ यहाँ पे, जब अभी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। ये एक चार्ज है हमारे पास और एक चार्ज है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, नेमिंग कर दो, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको हम लोग। अगर प्लस के चार्ज है अभी ये, तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा Q1 एंड दिस इज द Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस है। याद रखना, सेपरेशन हमेशा सेंटर से लेते हैं दोनों चार्ज के बीच में। अभी तो पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज में फॉर्मूला हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे और बना लेंगे। यही फॉर्मूला जब हमें बॉडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब वहां पे हमें थोड़े मैथ्स के टेक्निक भी यूज करना पड़ता है। जैसे स्फीयर की बात अगर करेगा तो स्फीयर के, दो स्फीयर के बीच के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। इसलिए कूलम्ब्स लॉ या फोर्सेस को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सारे फोर्स किधर लगते हैं? सेंटर की तरफ लगते हैं। सिमिलरली बॉडी अगर रहेगा तो कूलम्बिक फोर्स भी सेंटर की तरफ ही लगेगा। चलो, अभी मैंने पॉइंट साइज लिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले रखा है R। ठीक है, सेपरेशन दोनों के बीच का क्या है? R। तो बिल्कुल ग्रेविटी के फोर्स की तरह ही है। कूलम्ब्स ने इस फोर्स को डायरेक्टली ग्रेविटेशन लॉ से मैचेबल करके लिखा हुआ था। क्या था? फोर्स जो होगा दोनों के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस विच इज द Q1 Q2, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। दोनों के सेपरेशन के बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो दोनों को मिला दो, तो मिलाने के बाद हमारे पास आ जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज द K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये रहा फोर्स का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, कितना आसान फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आगे चल के हमें बहुत ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक के साथ लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फोर्स को लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैंने फोर्स को लिखा हुआ है। के की वैल्यू होती है, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। के इज फॉर द कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल टू के साइन के साथ सम कांस्टेंट इसमें लगते हैं, और कांस्टेंट के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है। जैसे कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू है ये, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यूनिट कैसे आया, हम लोग यहाँ से इसको पता लगा सकते हैं। दो चार्ज का यूनिट कूलम्ब स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, तो के की वैल्यू, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। लिख देता हूं मैं ऐसे करके। इफ अगर हमें यूनिट कैलकुलेट करना पड़ जाए, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर कैसे है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू द FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय द Q स्क्वायर। ठीक है, अगर Q1 Q2 बराबर है, नहीं भी है फिर भी यूनिट के फॉर्म में कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द न्यूटन, फोर्स का आ गया न्यूटन, डिस्टेंस है ये, सेपरेशन है तो मीटर में ही रहेगा ऐसा यूनिट में, तो मीटर स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय द कूलम्ब स्क्वायर, सो दैट इज द ऐसा यूनिट। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ लुक एट देयर इज एक नया टर्म हमारे पास आया है, इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, जीरो लगा हुआ है तो हम लोग ऐसे नोट करते इसको, बोलते इसको एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है इसका नाम क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कहने का मतलब कि अभी चार्ज जो है वो है वैक्यूम में रखा गया है।
ठीक है। थोड़े बहुत अगर वैल्यू को ऊपर नीचे कर दे तो ये हवा में रखा हुआ है। जैसे कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो लेते हैं उतनी ही वैल्यू हम लोग हवा में भी लेते हैं, ठीक वैसे ही फोर्स जो फील्ड की वजह से लगते हैं उनकी स्पीड, एक्चुअली फील्ड की स्पीड, थोड़ा सा मैं डीपली अगर बात करूं तो मैं फील्ड की स्पीड ओवरऑल जो वैक्यूम में है वही इसकी स्पीड कहाँ हो जाती है हमारे पास, हवा में भी कंसीडर कर लेते हैं। इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और यू कैन आल्सो से दिस इज द वैक्यूम, ठीक है। इसकी खुद की वैल्यू है, अगर यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट को अपोजिट कर दो तो ये कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये बेसिकली बात करता है कि स्पेस के अंदर दो चार्ज के बीच में कोई दूसरा पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। जरा सर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा और। तो देखो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये आगे चल के एक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बनाने वाला है, तो अगर मैं एग्जांपल के रूप में बात करूँ, जैसे ये दो चार्ज है, अगर ये वैक्यूम में रखा गया है, लेट अस कंसीडर दिस होल चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट इन अ वैक्यूम, जहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल्स है ही नहीं। दूसरा पार्टिकल का मतलब किसी भी तरीके के, ना गैसेस पार्टिकल है, ना सॉलिड पार्टिकल्स है, ना लिक्विड पार्टिकल्स है, कोई भी कुछ भी पार्टिकल नहीं। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो लिखे हुए हैं यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। मतलब यहाँ से जो फोर्स लगेगा उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगा इस पे फोर्स लगाने के लिए। रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो ये जल्दी से रिपेल कर लेगा, ठीक है, और फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। हाँ वही अगर यही सारे सेम चार्जेस को अगर मैं किसी वाटर के अंदर रख दूं या किसी ऐसे मीडियम के अंदर रख दूं जहां एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको कुछ और हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो मैं आगे बात करूंगा, वहां पे भी अगर Q1 और Q2 चार्ज इस तरीके से रखा गया, सेपरेशन भी दोनों का अगर सेम ही है, तो यहाँ पे जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, ये फोर्स वो जो एयर का जो फोर्स है या वैक्यूम का जो फोर्स है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अ वैक्यूम अप्रॉक्स टेकिंग एज अ एयर, सो फोर्स इन अ एयर वी कैन से दैट फोर्स जो होगा यहाँ पे ये बेसिकली क्या होगा, इससे कम होगा ये हवा के मुकाबले। क्यों कम होगा इसमें यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसे किसी मीडियम में रखा हूँ, किसी मीडियम में रखा हो, ग्लास के मीडियम में रखा हो, हवा के सॉरी वाटर के मीडियम में रखा हो, तो यहाँ पे दो चार्ज के बीच में अलग अलग एटम्स भी मौजूद है, दो चार्ज के बीच में अलग अलग एटम्स भी मौजूद है। जैसे हमारे पास ये एटम हो गया, पानी के एटम ले लो तो H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद है हर जगह। तो फोर्स लगाने के लिए इसको सारे फील्ड के साथ गुजरना पड़ता है, ये सभी फील्ड को क्या करना पड़ेगा, इसको अलाइन करना पड़ता है, या फिर किसी के साथ ये रिपेल कर जाएगा। तो फील्ड की मैग्नीट्यूड कम हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो Q2 पे लगने वाला है रिपल्सन का फोर्स, या Q1 पे जो रिपल्सन के फोर्स लगने वाला है, वो ब्लू डॉट के जरिए दिखाए गए मीडियम के पार्टिकल्स जो एटम कंसीडर कर लो या मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, इनकी वजह से ये कम हो जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से कम होने का जो वैल्यू है उसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम कहेंगे। जो अगर लिक्विड में रखा गया है, पानी में रखा गया तो पानी के लिए अलग, केरोसिन में रखा गया तो केरोसिन के लिए अलग, ग्लास में रखा गया तो उसके लिए अलग, और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स में रखा गया उसके लिए अलग। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर किसी मीडियम में डाल दे तो वो फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड उसकी कम हो जाती है, ठीक है। हवा में है या वैक्यूम है तो बीच में कोई भी दूसरा पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, सिर्फ दो हमारे पास चार्जेस मौजूद है, Q1 और Q2, प्लस के चार्जेस है, रिपल्सन के फोर्स लगेंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K की वैल्यू है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का फॉर्मूला हो गया, जिसको कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं, और आसान है ये। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको मैच करेंगे तो ये किससे मिलता है, ग्रेविटी के लॉ से मिलता जुलता है ये, ठीक है। जहाँ पे जी भी कांस्टेंट है, ये मास के ऊपर डिपेंड है और ये चार्ज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज के पास भी तो मास होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो कूलम्बिक फोर्स क्यों नहीं लगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लगाते हम लोग, कूलम्बिक फोर्स क्यों लगाते हैं। तो देखो दोनों के बीच में फर्क क्या है हमारे पास, क्यों नहीं लगाते हम लोग, लगा सकते हैं लेकिन वैल्यू बहुत कम आती है, ठीक है। अगर तुम वैल्यू पुट करके देखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं Fg फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो जी की वैल्यू होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसा है तो क्या लिखेंगे, 9.1 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻62। देखो कितना छोटा हो गया फोर्स, ये इतना छोटा फोर्स है। अगर डिस्टेंस यूनिटी लेकर के चलो, 1 का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू
जो भी टर्म्स आएगा उसके मल्टीप्लिकेशन में कितना है -62 न्यूटन में रखेंगे, तो फोर्स की वैल्यू अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है, इतना नेग्लिजिबल है कि इसको दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर फोर्स नेग्लिजिबल है तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा गया तो दोनों के बीच में फोर्स लगते हैं और ये काफी तेजी से रिपल्सन का फोर्स या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो वो मास की वजह से नहीं होता है। चार्ज के पास जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज के पास, वो होती है पार्टिकल के पास, वो होती है चार्ज। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टी जो होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, इफ दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, तो वो चार्ज की वजह से होते हैं। एक और बात, ग्रेविटी के फोर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्शन जैसा ही फोर्स देती है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेज आते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटी ओनली शोज द attractive forces, ठीक है, while charges shows the attractive as well as the repulsive forces, attractive एंड रिपल्सिव दोनों तरीके के फोर्स ये शो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया भी क्या होगा, अगर बुक में देखेंगे हम लोग तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और ये कूलम्बिक फोर्स दोनों का रेशियो पूछा गया कि कितना ज़्यादा है, दोनों के बीच आपस में रेशियो कितना है। तो ये डिवाइड करके निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकल सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मास की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है इलेक्ट्रॉन्स की या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जिनकी फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल आ जाती है, तो वहाँ पे तो फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें पता पड़ता है कि दो चार्ज आपस में फोर्स लगते हैं, उनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और अच्छे खासे मैग्नीट्यूड होते हैं उसमें, तो वो मास की वजह से नहीं चार्ज की वजह से आते हैं। तो चार्ज की वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और के की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 10⁻9, इसलिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे दिखते हैं दो चार्ज के बीच में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। एक सिंपल न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो हमें इसके डायरेक्शन भी चाहिए हमें। तो देखो मैं बहुत ही आराम से इसको मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, मुझे रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा, तो रेफरेंस एक्सिस से चीज़ों को जानने में ज़्यादा आसानी होगा हमारे पास। तो देखो ये हमारे पास ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर, जैसे एक चार्ज यहाँ रखा गया Q1 और एक चार्ज यहाँ रखा गया है Q2, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं इस पे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे कह देते हैं कि ओरिजिन से या ऑब्जर्वर यहाँ पे है, देखने वाला ऑब्जर्वर जहाँ से इसको नोटिस किया गया, इसका पोजिशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों के बीच का सेपरेशन स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट के तौर पे जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं फाइनल पोजीशन, जैसे कि यहाँ से और यहाँ, ठीक है। फोर्स अगर यहाँ से यहाँ लग रहा है इसकी वजह से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, सो आई कैन राइट इट ओवर हियर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं R21 वेक्टर। चूंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है तो इसको हम लोग R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं अभी, ठीक है। सिर्फ अगर इस केस पे बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करेंगे इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस आर इन अ मैग्नीट्यूड, कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको लिख दो, इस तरीके से लिखो यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द R21 वेक्टर एंड वी कैन से दैट कि ये जो R21 वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड में बराबर है यहाँ पे, ठीक है। R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमें पता पड़ गया है, इसका यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो Q1 की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम क्या पड़ेगा, फोर्स ऑन टू चार्ज 2 ड्यू टू द चार्ज 1, वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन ऐसे दिखा दो। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा F12
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू द फोर्स ऑन या कूलम्बिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 जिसका डायरेक्शन दे रखा है। सिमिलरली F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है। डायरेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वेक्टर के सारे कंसेप्ट इसमें लग जाएंगे। पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स लॉ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में? तो सिमिलरली यहाँ पे लिख लो F12 वेक्टर पहले लिखते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर दैट इज R21 का यूनिट वेक्टर। ये बेसिकली यहाँ से लिखा गया कि जैसे हम लोग 11th में पढ़े थे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली अगर हमें वेक्टर लिखना है तो वेक्टर को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसका यूनिट वेक्टर। मैंने वही काम किया हुआ। ये है इसके मैग्नीट्यूड, जो फोर्स के मैग्नीट्यूड जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। ठीक है। और ये है इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर को इसके वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड में इसको स्प्लिट करो, इसके फॉर्म में लिखो इसको। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है। ये आ जाएगा वेक्टर अपॉन, क्योंकि होता है क्या यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। अब ये भी मैग्नीट्यूड तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब इंटू, और R21 वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है। ये हो गया इसके क्या होता है वेक्टर के फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला। और ये कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी वेक्टर के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीख रखे हैं हम लोग। ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी इसके वेक्टर फॉर्म है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो सिमिलरली F21 कितना हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग? F21 देखो, तो F21 फोर्स जो कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1 है। पहले इस वेक्टर है तो पहले मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिखो, तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, चूंकि डिस्टेंस बराबर है तो मैं इसको R12 भी लिख सकता हूँ, और R21 या R12 का क्यूब मैग्नीट्यूड में बराबर है ये वैल्यू। ठीक है। ऐसे मत लिखो, पहले एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे इसको हम लोग। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, दिस इज द स्क्वायर एंड आई कैन राइट ओवर हियर R12 का यूनिट वेक्टर। ठीक है। इसे आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। F21 वेक्टर इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मॉडुलस, वेक्टर का मॉडुलस, जो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास क्या? F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब, और अगर माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो और अच्छे तरीके से लिख लो, माइनस यहाँ कर दो और लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब, और ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये है इसके वेक्टर फॉर्म। और कई बार पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से हम लोग इसको मैच करके कह सकते हैं कि ये भी क्या है, किसके बराबर है? ये माइनस ऑफ F12 वेक्टर। ठीक है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को 100% वैलिड करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। ठीक है। तो कूलम्बिक फोर्स भी न्यूटन के थर्ड लॉ को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इट फॉलोज द, हैंस इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। ये वेक्टर के हमारे पास इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें, जिसमें कि दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद है और वहाँ पे फोर्स कैसे लगते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।